हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज की क्लास में एक नए चैप्टर के स्टार्ट करने वाले हम लोग अकाउंट्स के अंदर, जिसका नाम है डेप्रीसिएशन। यस। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या हमारी यादें में कुछ डेप्रीसिएशन नाम का शब्द बैठा हुआ है? हाँ भैया, बैठा हुआ है। क्या था डेप्रीसिएशन शब्द का मतलब? हमने बेसिक्स में देखा था। डेप्रीसिएशन शब्द का मतलब होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। एसेट्स की वैल्यू समय के साथ कार्यकाल करते करते घटते जाती है। हमारे मोबाइल फोन की वैल्यू कम होते जाती है, हमारी वॉशिंग मशीन की वैल्यू कम होते जाती है, हमारे घर में एयर कंडीशनर की वैल्यू कम होते जाती है। ऐसे ही फैक्ट्री के अंदर पे अलग अलग मशीन्स की वैल्यू क्या होते जाती है? कम होते जाती है। इसी को क्या बोलते हैं? डेप्रीसिएशन बोलते हैं। क्या हमें ये बात समझ में आती है? इसको हम क्या बोलते हैं? वी यूज्ड टू से दिस डेप्रीसिएशन, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। और वही चैप्टर हमको पढ़ना है कि डेप्रीसिएशन की अकाउंटिंग कैसे होती है, कैसे हम लोग इसको बुक्स में लिखते हैं, कैसे चार्ज करते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं डेप्रीसिएशन को अपने बुक्स में लिखने के। और ये सब चीज दुनिया भर की बातें हम लोग करने वाले हैं आज के इस चैप्टर में। तो तुम लोग को बता दूं मैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो डील करता है डेप्रीसिएशन से, उसका नाम है AS10। AS10 का नाम क्या है बच्चों, तुम लोग बताओगे? AS10 का नाम क्या है जो डील करता है डेप्रीसिएशन से? बोलो बच्चों। AS10 का नाम है बेटा प्रॉपर्टी प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स, AS10। और AS10 डील करता है डेप्रीसिएशन से। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 आपको बताता है कि आप कैसे डेप्रीसिएशन चार्ज करोगे, क्या क्या तरीके हो सकते हैं। डेप्रीसिएशन चार्ज करने का सही तरीका क्या है? वैसे तो एक ही तरीका है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेप्रीसिएशन चार्ज करने का, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे धीरे से। AS10 का नाम क्या है फटाफट से बताओ? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, याद रखना, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नाम तुम लोग को याद होने चाहिए। बेटा अकाउंटेंट बनने जा रहे हो, एएस के नाम याद नहीं रखोगे तो कैसे चलेगा। चलो, डेप्रीसिएशन इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड डेप्रीटियम। डेप्रीसिएशन शब्द लैटिन वर्ड से आया है जिसका नाम है डेप्रीटियम। वेयर डी का मतलब होता है डिक्लाइन और प्रीटियम का मतलब होता है प्राइस। तो मतलब डिक्लाइन इन प्राइस, डिक्लाइन इन प्राइस। दिस डिक्लाइन इन प्राइस इज ड्यू टू कांस्टेंट यूज, wear and tear. Depreciation is the gradual and permanent decrease in the value of asset. तो depreciation का मतलब क्या होता है? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट की वैल्यू समय के साथ कम होना। किस किस वजह से डेप्रीशिएशन हो सकता है फटाफट से बताओ। क्या मैं अपने फोन को नॉर्मली यूज करता हूं तो उसकी वैल्यू कम होती जाती है साल जैसे जैसे बीतते जाते हैं? हाँ भैया, नॉर्मल यूसेज से वैल्यू कम होती है। दूसरा तरीका, मेरा फोन गिर के टूट गया तो क्या मेरे फोन की उतनी वैल्यू हो गई जितनी पहले थी? गिरा और टूट गया, क्या मेरे फोन की अब उतनी वैल्यू रह गई जितनी पहले थी? नहीं। तो ये भी एक तरीके से वैल्यू का रिडक्शन हो गया, तो ये भी एक हो सकता है एक्सीडेंट। तीसरा तरीका, मैं जब फोन परचेस किया तब चल रहा था मार्केट में स्नैपड्रैगन 880, आज मार्केट में चल रहा है स्नैपड्रैगन 980। तो क्या टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के कारण मेरे फोन की वैल्यू कम हो गई क्योंकि मेरे फोन में कम टेक्नोलॉजी लगी है, और आजकल जो मार्केट में फोन आ रहे हैं उसमें ज्यादा टेक्नोलॉजी लगी है, राइट? आजकल के फोन में ज्यादा टेक्नोलॉजी लगी है, मेरे फोन में कम टेक्नोलॉजी लगी, यस। तो क्या मैं बोल सकता हूँ तीन तरीके से मोटा मोटा कोई भी एसेट की वैल्यू कम हो सकती है। आप नॉर्मल यूज कर रहे हो उसको तो उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। एक्सीडेंट हो गया, कुछ आग वाग लग गई, कुछ फूट फाट गया मशीनरी फैक्ट्री के अंदर, तो उसका वैल्यू कम हो गया। और तीसरा, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो गया, उससे भी हाईटेक मशीन आ गई मार्केट में, तो ये वाले मशीन की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई, रिड्यूस हो गई। दिस कैन बी नोन एज डेप्रीसिएशन। ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 डील करता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से, और इसी के अंदर डेप्रीसिएशन की बात भी हुई है। तो ये बोलता है डेप्रीसिएशन इज एलोकेटेड सो एज टू चार्ज अ फेयर प्रपोर्शन ऑफ द डेप्रीशिएबल अमाउंट इन ईच अकाउंटिंग पीरियड ड्यूरिंग द एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 क्या बोलता है कि हमको डेप्रीसिएशन चार्ज क्यों करना है? पूछो क्यों करना है, तब बताऊंगा, तब बताऊंगा AS10 क्या बोलता है। आप पूछोगे डेप्रीसिएशन क्यों, तो AS10 आपको बताएगा इसलिए। हाँ, AS10 बोलता है, समझना मेरी बात को ध्यान से बच्चों, ये फैक्ट्री है क्या? हाँ भैया फैक्ट्री है। फैक्ट्री के अंदर क्या चल रही है? फैक्ट्री के अंदर मशीनें चल रही है, ये देखो। फैक्ट्री के अंदर क्या चल रही है? मशीनें चल रही है। मेरे को एक बात बताओ, क्या फैक्ट्री के अंदर मेरा प्रोडक्ट बन रहा है, यहां से रॉ मटेरियल जा रहा है और यहां से फिनिश गुड्स बाहर आ रहे हैं बन के? हाँ, ठीक है।
तो मेरे को ये बताओ, इस प्रोसेस में मशीन इन्वॉल्व है क्या? इस प्रोसेस में मशीन इन्वॉल्व है? हाँ। अब बताओ, ये जो मशीन इन्वॉल्व है इस प्रोसेस के अंदर, क्या मैंने ये मशीन परचेज की 10 लाख रुपए में? एग्जाम्पल ले रहा हूं ना, 10 लाख रुपए में मशीन परचेज किया, हाँ। तो क्या मैं बोल सकता हूं इस 10 लाख का एक वेरी वेरी छोटा प्रपोर्शन, वेरी वेरी छोटा प्रपोर्शन इस कैलकुलेटर के प्रोडक्शन में लगा है? बोलो। यस। हाँ। तो अब बताओ, इस कैलकुलेटर की जब मेरे को कॉस्ट निकालनी है तो क्या वो छोटा सा प्रपोर्शन मेरे को इसके कॉस्ट में इंक्लूड करना चाहिए, ताकि मेरे को इसकी फेयर प्राइस पता चल सके कि एक्चुअल में कितना खर्चा हुआ इस कैलकुलेटर को बनाने में। हाँ। तो इसलिए डेप्रीशिएशन निकाला जाता है। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या ये मशीन 1 साल यूज करूंगा मैं? क्या ये मशीन मैं बस 1 साल यूज करूंगा? नहीं। 5 साल, 10 साल, क्या पता कितने साल, 1 साल तो नहीं यूज करूंगा, 5-10 साल नहीं पता कितने भी साल। तो मैं क्या करूंगा, जैसे मान लो मैं 10 ईयर्स यूज करूंगा इस मशीन को, एग्जाम्पल 10 लाख की मशीन परचेज करके लाया, अब ये 10 साल तक प्यार से चलेगी बिना किसी प्रॉब्लम के। तो क्या मैं बोल सकता हूं, ये 10 लाख रुपए 10 साल में डिवाइड हो गया, इसका मतलब हर साल, पर ईयर, हर साल में 1 लाख रुपए का डेप्रीसिएशन, मतलब 1 लाख रुपए में कॉस्ट मान लूंगा। 1 लाख मेरा एक ऐसा खर्चा किया, आपने एक ऐसा खर्चा किया जो आपको 10 साल तक यूज आने वाला है। तो क्या मैं मोटा मोटा बोल सकता हूं कि मैंने 1 साल में 1 लाख रुपए खर्चा किया? बोल सकता हूं ना, 1 साल का 1 लाख रुपए हो गया खर्चा। 10 लाख रुपए 10 साल का है, 1 साल का खर्चा 1 लाख रुपए हो गया। तो ये 1 लाख का जो खर्चा है प्रोडक्शन प्रोसेस का, ये जो 1 लाख रुपए का एक्सपेंसेस है, इसी को हम बोलते हैं डेप्रीसिएशन। और इसको हम चार्ज करते हैं, जो हम लोग प्रोडक्शन किए ना, जो हम लोग प्रोडक्ट बनाए हैं, उसकी कॉस्ट पे हम लोग चार्ज करते हैं, उसकी कॉस्ट में हम लोग चार्ज करते हैं। जैसे मान लो ये 1 लाख डेप्रीसिएशन है 1 साल का, और इसी 1 साल के दौरान मैंने 10,000 यूनिट्स बनाए, इसी 1 साल के दौरान मैंने 10,000 यूनिट्स बनाए। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 1 लाख 10,000 यूनिट्स बनाए, तो हर यूनिट के ऊपर मैंने 10 रुपए का खर्चा किया है, हर यूनिट के ऊपर मैंने 10 रुपए का खर्चा किया, बोल सकता हूँ। हाँ, तो यही 10 रुपए मैं इस कैलकुलेटर की कॉस्ट में इंक्लूड कर दूंगा मशीन के नाम से, कि मेरे को 10 रुपए की मशीन लगी इस कैलकुलेटर को बनाने में, 10 रुपए का मशीन यूज हुआ इस कैलकुलेटर का प्रोडक्शन करने में। आर बी क्लियर विद दिस बच्चों? क्या हम इस बात से अब रिलेट कर पा रहे हैं? हाँ, कर पा रहे हैं। तो बस अब एक बार पढ़ लो फिर से, डेप्रीसिएशन इज एलोकेटेड so as to charge a fair proportion of depreciable amount in each accounting period during the estimated useful life। क्लियर है? डेफिनेशन सबको क्लियर है? ये AS10 बोलते हैं, ठीक है। अब डेप्रीसिएशन का मतलब अगर आप सबको क्लियर है, इफ वी आर क्लियर विद डेप्रीसिएशन, तो हम लोग देखते हैं क्या क्या वो है कॉजेज है डेप्रीशिएशन, मतलब डेप्रीशिएशन क्यों हो रहा है, कितने तरीके से डेप्रीशिएशन हो सकता है। तो कुछ इंटरनल कॉजेज अंदरूनी मामले, कुछ एक्सटर्नल कॉजेज बाहरी मामले, कुछ हो सकता है टाइम और एलिमेंट, और कुछ हो सकता है एबनॉर्मल, हाथ में ही नहीं है, एबनॉर्मल। तो बताओ इंटरनल कॉज क्या क्या हो सकता है? वियर एंड टीयर, डिप्लीशन को अभी के लिए छोड़ दो, डिप्लीशन के ऊपर मैं बात नहीं कर रहा हूं। वियर एंड टीयर का मतलब होता है नॉर्मल यूसेज। वियर एंड टीयर का मतलब होता है, ये टेक्निकल भाषा में लिखा है, मैं बताता हूं। वियर एंड टीयर का मतलब होता है बच्चों नॉर्मल यूज करना, नॉर्मल यूसेज की वजह से डेप्रीशिएशन होता है। दूसरा ऑब्सोलेंस, मतलब क्या होता है? टेक्नोलॉजी वाला बताया था, टेक्नोलॉजी वाला बताया था, उसको हम लोग टेक्निकल भाषा में ऑब्सोलेंस बोलते। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होने के कारण डेप्रीशिएशन हो जाना, उसको ऑब्सोलेंस बोलते हैं। इनएडिक्वेसी, भाई जरूरत नहीं है अब इस चीज की, जो अपने पास मशीनरी है उसका इनएडिक्वेसी, अब जरूरत नहीं, एडिक्वेट नहीं है वो। मेरे को 10,000 यूनिट्स बनाने हैं, ये मशीन सिर्फ 5,000 बना के देती है, इनएडिक्वेसी हो गई। 10,000 यूनिट्स आई वांट टू प्रोड्यूस, बट दिस मशीन इज नॉट एबल टू डू दैट, दिस मशीन इज ओनली एबल टू प्रोड्यूस 5,000 यूनिट, इनएडिक्वेट हो गया। टाइम एलिमेंट, समय का पहिया चलता है दिन ढलता है, ठीक है। तो समय के पहिए के साथ चीजें भंगार कबाड़ होते जाती है। और एबनॉर्मल ऑक्यूरेंसी मतलब एक्सीडेंट, आग लग जाना, बम फूट जाना, ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो जाना, ठीक है,
तो ये हो गया एक्सीडेंट। किसी लेबर से कुछ गलती हो गई तो मशीन जय माता दी हो गई, तो ये हो गया एक्सीडेंट। आ रही बात समझ में? आ रही है क्या बात समझ? यस, तो ये तरीके हो सकते हैं। अब ये डिप्लीशन मैंने तुम लोग को नहीं बताया, क्यों नहीं बताया? क्योंकि देखो डेप्रीसिएशन से मिलते जुलते कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज होती है। depreciation is only the term depreciation is only and only used for tangible assets। चलो फटाफट से मेरे साथ बोलो, depreciation word is only used for tangible assets। tangible assets मतलब ऐसे assets which can be seen or touched, जिसको मैं देख सकता हूं और मैं छू सकता हूं। इस टाइप के assets की जब वैल्यू कम होती है तो इसको मैं बोलता हूं depreciation। क्या बोलता हूं मैं? depreciation। अच्छा, तो भैया व्हाट इफ अगर इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू कम हो रही है? तो मैं बोला होती है क्या? हाँ भैया, क्यों नहीं होती? गुडविल कम होती है? बताओ। अगर आज के डेट में रिलायंस कंपनी बंद हो जाए, काम करना छोड़ दे, तो 20 साल बाद कोई याद रखेगा रिलायंस को? रिलायंस इज हिस्ट्री, राइट? रिलायंस इज हिस्ट्री। तो गुडविल कम होती है ना? गुडविल कम होती है। तो इन गुडविल तो मैं देख भी नहीं सकता और मैं छू भी नहीं सकता। गुडविल मतलब मार्केट में मेरी इज्जत, तो मैं ना देख सकता हूँ ना छू सकता हूँ। इंटेंजिबल एसेट है। पर क्या इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू भी कम होगी? अरे बिल्कुल होगी। तो इसको भी बोलते हैं, ये डेप्रीसिएशन नहीं बोलते, पर इसको हम बोलते हैं एमोर्टाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? एमोर्टाइजेशन। आ रही बात समझ में? हेड है बेटा, मीनिंग सेम है, फोटो कॉपी सेम। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ इनटेंजिबल एसेट एमोर्टाइजेशन, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट डेप्रीसिएशन। फिर आता है डिप्लीशन। मेरे को एक बात बताओ, तुमको आता है कोल माइन, पेट्रोल माइन, ये सब होती है जहां से कोल निकलता है, पेट्रोल निकलता है। हाँ, मेरे को एक बात बताओ, क्या हमारे पास इनफाइनाइट है कोल और पेट्रोल? क्या है हमारे पास? इनफाइनाइट, जितना निकालना है निकालो। फुल प्रोडक्शन है क्या? नहीं, लिमिटेड है। तो हर माइन की कैपेसिटी होती है, हर माइन की कैपेसिटी होती है कि वो जैसे मान लो 10 लाख टन कोल निकालेगा। हर माइन की कैपेसिटी होती है कि वो 10 लाख टन कोल निकाल सकता है। तो मेरे को एक बात बताओ, वहां पर माइन में अब खुदाई चालू हुई और कोल निकालते गए निकालते गए निकालते गए, तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि वो जो माइन था 10 लाख टन कैपेसिटी वाला, उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होते जा रही है? 1 लाख टन निकल गया, 9 लाख बच गया। 1 लाख और निकला, 8 लाख बच गया। 2 लाख और निकला, 6 लाख टन बच गया। तो धीरे धीरे वो माइन की वैल्यू कम होते जा रही है ना, क्योंकि वहां से कोल निकालते जा रहा हूं मैं, या कोई मिनरल है या कुछ भी है वहां से निकालते जा रहा हूं। तो क्या ये भी ऐसे नहीं लगा तुम लोग को सुन के डेप्रीसिएशन टाइप का लग रहा है? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ नेचुरल, नेचुरल रिसोर्स है, एसेट है। हाँ, बट इसको हम लोग डेप्रीसिएशन नहीं बोलते, इसको हम लोग डिप्लीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिप्लीशन। मैं पहले बता दे रहा हूँ, हर चीज डेप्रीसिएशन ही है, बस नाम अलग। जैसे बताओ, मोन्टू है, मोन्टू का घर में नाम मोन्टू है, तो इसका स्कूल में नाम राहुल है। उसकी बहन उसको क्या बोलती? बहन क्या बोलती? उसको पगला बोलती, पगला इधर आ, है ना? ठीक है। तो भाई कुछ और मोटू बोलता है, मोटो, मोन्टू नहीं, मोटो। मम्मी बोलती मोन्टू। तो बताओ, है एक ही पर्सन, पर्सन एक ही है, पर क्या उसके नाम अलग अलग हैं? फटाफट से बताओ। यस बेटा, इंडिया का कल्चर है ये, हम लोग रखते हैं 3 4 नाम अलग अलग। फिर अगर कोई उसकी वाली होगी तो फिर वो बोलेगी सोना मोना, है ना? सोना टोना मोना। यस, तो वही है। तो मोन्टू के कई सारे नाम, पर है एक ही पर्सन। तो वैसे डेप्रीसिएशन एक ही इंसान है, डेप्रीसिएशन एक ही व्यक्ति है, पर उसके कई सारे नाम। डेप्रीसिएशन इन केस ऑफ टेंजेबल एसेट, amortization in case of intangible asset, depletion in case of mining, oil mines, ठीक है, minerals, ठीक है, depletion और obsolescence in case of technology। ये मैंने बता दिया, टेक्नोलॉजी के केस में obsolescence। ठीक है, तब एक बार इसको गो थ्रू कर लेते हैं। Intangible assets such as goodwill, trademark, patents are written off over a number of accounting period covering their estimated useful life. The period write-off is known as amortization. This is quite similar to depreciation. ठीक है, term amortization is also used for writing off leasehold premises. Amortization is normally recorded as a credit to the asset account directly or ये मत पढ़ो, ये बाद में होगा।
दो द राइटिंग ऑफ अ इंटेंजिबल दैट हैव नो लिमिटेड लाइफ इज नॉट अप्रूव्ड बाय सम अकाउंटेंट, सम कंसर्न amortize such as on the ground of conservatism। ठीक है, तो ये लास्ट की 2 लाइन तो मत पढ़ो, ये मैं अकाउंटिंग के टाइम पे बताऊंगा। डिप्लीशन देख लो, दिस मेथड इज स्पेशली सुटेड टू माइंस, ऑयल वेल, क्वेरीज, सैंड पिट्स एंड सिमिलर एसेट ऑफ वेस्टिंग कैरेक्टर। अच्छा, ये बहुत अच्छे से ध्यान में दो, हम लोग ये जो माइंस वाइंस होती है ना, कोल माइंस, ऑयल माइंस, ये सब होती है ना, इसको अपन वेस्टिंग एसेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वेस्टिंग, WASTING, वेस्टिंग एसेट्स भी बोलते हैं, ये याद रखना, ठीक है। इन दिस मेथड द कॉस्ट ऑफ द एसेट इज डिवाइडेड बाय टोटल वर्केबल डिपॉजिट। ये छोड़ो भाई, ये तो मेथड ही बता दे रहा है। Depletion can be distinguished from depreciation in physical shrinkage or leasing of an estimate available quantity, and letting implies a reduction in the supply of the asset। क्या बोल रहा है? डिप्लीशन जो है वो डेप्रीसिएशन से कुछ इस प्रकार से अलग है कि जब मैं डिप्लीशन बोल रहा हूं तब मैं बोल रहा हूं कि एक ऐसा एसेट है जो खत्म होते जा रहा है ना। एक ऐसा एसेट है हमारे पास जो धीरे 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 करके खत्म होते जा रहा है और फिर मैं उसको ला भी नहीं सकता वापस, वो हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा। फिर आई एम नॉट एबल टू लाइक take recreate that asset, that particular asset, I'm not able to do that। ठीक है, चलो। ऑब्सोलेंस का मतलब होता है लॉस ऑफ यूजफुल अराइजिंग फ्रॉम टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन मेथड, चेंज इन मार्केट डिमांड, आउटपुट ऑफ द एसेट सर्व लीगल और मेडिकल और अदर रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो ऑब्सोलेंस का मतलब होता है मार्केट में चेंज आना, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होना, कुछ कुछ तो भी आपको वो कुछ ऐसा हो गया मार्केट में जिससे आप आउटडेटेड हो गए। सिंपल शब्दों में, मार्केट में कुछ तो भी ऐसा हो गया जिससे आप आउटडेटेड हो गए। आ रही बात समझ में? बोलो। ठीक है, हाँ, देखो, इट इज डिफरेंट फ्रॉम डेप्रीसिएशन और एग्जॉशन, वेयर एंड टियर, डिटोरेशन इन दैट दोस टर्म्स रिफर्स टू फंक्शनल लॉस अराइजिंग आउट ऑफ चेंज इन फिजिकल कंडीशन। बोल रहा है ये डेप्रीसिएशन वगैरह से इसलिए अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि डेप्रीसिएशन की बात कर रहा हूं तो मैं फिजिकल लॉस की बात कर रहा हूं, और जब मैं ऑब्सोलेंस की बात कर रहा हूं तो क्या मैं इंटेलेक्चुअल लॉस की बात कर रहा हूं? क्या मैं इंटेलेक्चुअल लॉस की बात, मतलब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया ना, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण क्या हो गया? लॉस हो गया। आ रही बात समझ में? बोलो। यस, तो अब आपको डिप्लीशन का मतलब क्लियर होगा, अब आपको डिप्लीशन का मतलब क्लियर होगा, ठीक है। हाँ भैया, चलो जी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। भैया बस थोड़ा सा आगे बढ़ना है, हाँ थोड़ा सा आगे बढ़ना है। चलो, इंटरनल कॉजेस मैंने ये सब समझा दिया, एक बार तुम लोग रीड कर सकते हो, दिस इज जस्ट थ्योरीज। ठीक है, चलो, ये सब दुनिया भर के मेथड्स देखो दिए हुए हैं, हम लोग अभी पढ़ेंगे सारे मेथड्स। वी विल डू ईच एंड एवरी मेथड, बट फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू द स्ट्रेट लाइन मेथड एंड WDB मेथड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 मेथड्स। और इसी में से एक मेथड ऐसा है, इसी में से एक मेथड ऐसा है बच्चों जो कि नॉर्मल लाइफ में यूज होता है। ठीक है, WDB, राइट। चलो देखो, आई एम एक्सप्लेनिंग यू गाइज राइट नाउ 2 मोस्ट कॉमन methods of depreciation। वेरी वेरी इजी बेटा, ऑब्सोलेंस का एग्जांपल वही है ना, टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाना। मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग को पता है अभी बीच में अचानक से मार्केट में नॉर्मल जीन्स चलती थी, फिर एंकल लेंथ जीन्स का ट्रेंड आ गया, तो उसमें जीन्स क्या, पहले अपनी जीन्स ऐसे रहती थी, ये देखो, पहले अपनी जीन्स ऐसे रहती थी, फिर अपनी जीन्स कैसे हो गई? ऐसे हो गई, फिर इसमें से भी थोड़ा सा पैर दिखेगा, फिर ये, फिर अपना थोड़ा सा पैर दिखेगा, तब जाके फैशन कंप्लीट होगा। तो क्या आपको डिफरेंस दिख रहा है? दिस इज नॉर्मल जींस, दिस इज नाउ डिस एंकल लेंथ जींस इज गोइंग ऑन। और फिर उसके बाद और एक चीज बता रहा हूं, ये थोड़ा सा भाई, जैसे मान लो ये मेरा पैर है, लेट से ये मेरा पैर है, तो इसमें क्या थोड़ी सी, थोड़ा एयर सर्कुलेशन के लिए यहाँ जगह बचती थी पुरानी जींस में, पुरानी जींस में थोड़ी सी जगह बचती थी एयर सर्कुलेशन के लिए कि भाई बॉडी अपनी सांस ले ले।
क्योंकि बॉडी भी ब्रीथ करती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ये मैं हूं और ये मेरा पैर है, ये देखो ऐसा, मतलब एकदम चिपक के रहेगी भाई, एकदम टाइट। फिर भी लोगों को फैशन दिखाना है, फिर भी लोगों को फैशन दिखाना है, मतलब है ही नहीं, जगह ही नहीं है, बताओ। तो ये डिफरेंस। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या इस फैशन के आने के कारण ये जो ट्रेंड था, ये जो ट्रेंड था, ये ऑब्सोलीट हो गया, आउटडेटेड हो गया, आउटडेटेड हो गया ना, पुराना माल, पुराना माल। यस, तो बस इसी को बोल सकते हो तुम लोग ऑब्सोलीट, अगर तुम्हारी भाषा में मेरे को एग्जांपल देना है तो। वैसे ही बताओ, पहले आते थे एक कैमरे वाले फोन, पीछे एक कैमरा रहता था, फिर आया दो कैमरा, फिर आया तीन कैमरा, फिर अब आ गए चार कैमरे, ऐसे ऐसे करके चार कैमरे आ गए, और अब तो पांच पांच कैमरा आ जा रहा है भाई। अब तो ऐसे ऐसे चक्र व्यू बन जाता है भाई, पांच कैमरा बीच में फ्लैश, ऐसा। और फिर कुछ नहीं मिला, बोले अब कैमरे कहीं कुछ करते हैं, तो फिर पॉपअप कैमरा आ गया, ऊपर से बाहर निकलेगा कैमरा, ऐसे ऐसा फोन है, ऊपर से कैमरा बाहर निकलेगा। फिर आई एक और टेक्नोलॉजी कि ऐसे कैमरे को ऐसे करके बना देते हैं, तो यही कैमरा सामने भी खींचेगा, और फिर ऐसे करके इसको रोटेट कर देंगे तो यही कैमरा फिर पीछे भी खींचेगा। तो मतलब भाई इतना टेक्नोलॉजी, यही तो है। तो बताओ, जैसे जैसे अब आज मैं तुम लोग को बोलूंगा तुम लोग एक कैमरे वाला फोन ले लो, मैं तुम लोग को बोलूंगा तुम लोग आई फोन ले लो जिसमें एक कैमरा है, और तुम एक ऐसी लोकल ब्रांड का ले लो जिसमें 12 कैमरे, तुम 12 कैमरे लोगे। क्यों? तुम बोलोगे भैया कैमरा फोटो कैसा खींच रहा है उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ कैमरे कितने उससे मेरे को फर्क पड़ता है। पहले आता था पासवर्ड, पहले आता था पासवर्ड, कुछ 4 डिजिट का पासवर्ड डालते थे हम लोग, है ना, 4 डिजिट का पासवर्ड डालते थे, पैटर्न डालते थे भाई, पैटर्न इतने खतरनाक पैटर्न बनते थे भाई, चैलेंज लगाए जाते थे फोन में, भाई तुम्हारा पैटर्न याद करके दिखा एक बार में। क्या रहता था पैटर्न? ये बटर मसाला डोसा, ये मेरा पैटर्न होता था। ठीक है, फिर आया फिंगरप्रिंट, वो भी फोन के पीछे, फोन के पीछे ऐसे फिंगरप्रिंट आया। फिर आया सामने गोले में, सामने गोला रहता था फोन के, ऐसा, इसमें रहता था फिर फिंगरप्रिंट। ठीक है, फिर उसके बाद आया, फिर उसके बाद आया इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, डिस्प्ले के अंदर ही फिंगरप्रिंट है, पहले ढूंढो कहाँ है, फिर उसके बाद खोलेंगे। ठीक है, फिर अब कुछ नहीं मिला, अब फिंगरप्रिंट का भी पैसा बचाना है, फेस अनलॉक, देंगे ही नहीं, जाओ, वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक करो। तो दिख रहा है, यही तो है बेटा। जबकि बताओ फेस अनलॉक कितना अनकंफर्टेबल है, मतलब मेरे को तो लगता है भाई, मेरे को तो सबसे बेस्ट लगता था फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर, सबसे बेस्ट मेरे को लगता था वो फिजिकल वाला फिंगरप्रिंट सेंसर। ठीक है, वो इन डिस्प्ले भी वर्क नहीं करता, बहुत बार इन डिस्प्ले भी वर्क नहीं करता, अगर आप प्रोवाइडेड अगर तुम्हारे पास कोई महंगा फोन है तब फिर अच्छे से करेगा, महंगे फोन भी नहीं करते भाई, मैं वन प्लस का बता रहा हूं मैं तुम्हें, वन प्लस का महंगा फोन है मेरे पास, फिर भी नहीं वर्क करता, कई बार मेरा हाथ गीला है या कुछ है, नहीं करता वर्क। जबकि मेरा को याद है मेरा फिजिकल वाला करता था अच्छे से वर्क, करता था क्या, करता है मेरा फिजिकल वाला वर्क। ये देखो मेरा फिजिकल वाला साइड माउंटेड है, साइड माउंटेड है, ये देखो एक बार में खुलता है, ये देखो खुल गया, ये देखो खुल गया एक बार में, ये देखो ये साइड माउंटेड वाला, ये देखो लॉक हुआ फोन, खुल गया, फिजिकल अनबीटेबल। ठीक है, चलो, तो वही बात है, ये हो गया, इतने सारे एग्जांपल देती है मैंने ऑब्सोल्यूट के, अब समझ में आ गया होगा। दो मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन अभी आपको मैं बताने वाला हूं, एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, और एक होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ये सिर्फ दो मेथड नहीं होते हैं, पर ये दो कॉमनली यूज मेथड है, जिसमें से अपन को एक प्रायोरिटी में रखना है, ये वाला WDV इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन इंडिया। ओके, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो बोलती है वो बोलती है आपको डेप्रीशिएशन WDV से चार्ज करना चाहिए। ठीक है, इन लोगों के बहुत सारे नाम है, ठीक है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ऐसे करके बहुत सारे नाम है, बहुत सारे नाम अपने क्वेश्चन के टाइम पे देख लेंगे। ठीक है, अभी हम लोग काम देखते हैं, नाम से मतलब नहीं अपने को, काम से मतलब है। वी नो वी आर इंडियंस, हम लोग 3-4 नाम रख ही देते हैं, तो 3-4 नाम अपन एक एक करके याद कर लेंगे। पर अभी हम लोग किस पे फोकस करते हैं, होता क्या है। जैसे मान लो मेरे मशीन की कॉस्ट है 1 लाख रुपीज दोनों केस में, और डेप्रीशिएशन जो है वो एक फिक्स परसेंटेज में चार्ज होता है हर साल,
10%। ठीक है, तो अब देखना कैसे चार्ज होगा। 1 लाख से स्टार्ट हुआ, मेरा बैलेंस है ये, लेस करता हूं मैं फर्स्ट ईयर का डेप्रीसिएशन, कितना आएगा 1 लाख का 10% कितना आ जाएगा 10,000। तो अब मेरा मशीन का बैलेंस कितना बच गया 90,000। अगले साल फिर से माइनस सेकेंड ईयर का डेप्रीसिएशन में माइनस कर रहा हूं। तो अब देखना देखना ध्यान से, 1 लाख का 10%, 1 लाख का 10%, अच्छा कितना हो जाएगा 80,000 बैलेंस। नेक्स्ट माइनस थर्ड ईयर में 1 लाख का 10%, 10,000, 70,000 ये बैलेंस हो गया। माइनस फोर्थ ईयर 1 लाख का 10%, 10,000, 60,000 ये बैलेंस। बच्चों अगर तुम लोग SICI पढ़ चुके हो, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप इस वीडियो को देख रहे हो उस टाइम पे अगर आप SICI पढ़ चुके हो तो ये SI है वो CI है, फर्क बस इतना है SI प्लस होता है इधर माइनस हो रहा है, ये प्लस होता है इधर माइनस, ये SI होने वाला है वो CI होने वाला है। अब देखो इसका देखना, अब सेम चीज इसका देखना, बैलेंस 1 लाख का है, माइनस फर्स्ट ईयर का डेप्रीसिएशन कितना आएगा 1 लाख का 10% कितना 10,000, तो 90,000 हो गया बैलेंस। माइनस सेकेंड ईयर का डेप्रीसिएशन 90,000 का 10%, ओ पी ओपी, माइनस थर्ड ईयर 81,000 का 10%, अच्छा 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 अच्छा, बढ़िया 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 बढ़िया, फाइन 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 फाइन, ऐसे करना होता है, हाँ जी हाँ। माइनस फोर्थ ईयर का डेप्रीसिएशन 72,900 का 10%, 65,610। क्या आपको दोनों में साइड बाय साइड डिफरेंस दिख रहा है कि जो स्ट्रेट लाइन मेथड है उसमें हर बार जो इनिशियल कॉस्ट थी मैं उस पे ही डेप्रीसिएशन निकाल रहा हूं, चाहे वो पहला साल हो दूसरा साल हो, हर साल डेप्रीसिएशन सेम आ रहा है। क्यों सेम आ रहा है, क्योंकि हर साल जो डेप्रीसिएशन निकल रहा है वो कॉस्ट पे ही निकल रहा है। 1 लाख माई कॉस्ट इज एंड आई एम गोइंग टू प्रोवाइड डेप्रीसिएशन एवरी ईयर ऑन द कॉस्ट इटसेल्फ, हर साल कॉस्ट पे ही डेप्रीसिएशन मारूंगा 10%। स्ट्रेट लाइन मेथड। WDV मेथड क्या कर रहा है, WDV मेथड बोल रहा है हर साल के शुरुआत में जो बैलेंस था उसका 10% निकालो वही डेप्रीसिएशन होगा। तो ये था 1 लाख, इसका 10% निकाला 90,000 बच गया। अब इस साल के शुरुआत में 90 था तो 90 का 10% 9,000, फिर वो माइनस कर दिए तो 81 बचा। अब इस साल के शुरुआत में 81 था तो 81 का 10% 72,900 बचा। अब फिर 72,900 का 10% 7290 बचा। तो क्या आपको डिफरेंस दिख रहा है कि WDV बोलता है कि जो आपका बैलेंस है मशीन का या किसी भी एसेट का, आपका जो बैलेंस है आप उस पर डेप्रीसिएशन लगाओ, बैलेंस पे डेप्रीसिएशन लगाओ, जबकि स्ट्रेट लाइन मेथड बोलता है कॉस्ट पे लगाओ, हर बार कॉस्ट पे लगाओ डेप्रीसिएशन। क्या आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड में क्या डिफरेंस है? बेटा SI है CI है वो, बस इसको नोट करेंगे आप लोग अपनी कॉपी में, ऐसे ही बना के नोट करो इसको अपनी कॉपी में, ठीक है बेटा। चलो अब मेरे को एक बात बताओ तुम लोग, एक लॉजिक की बात करते हैं, ठीक है भैया लॉजिक की बात करो। मुझे एक बात बताओ, तुमने एक एसेट परचेज की जिसकी कॉस्ट थी लेस से 1 लाख रुपीज, तुम लोग को ऐसे लगता होगा भैया आप हमेशा 1 लाख का एग्जाम्पल क्यों लेते हो, इसलिए क्योंकि सबसे इजी अमाउंट है। अब मैं तुमको बोला कि इस एसेट के साथ तुम अपनी जो प्रोडक्शन की प्रक्रिया है वो 10 साल तक चला सकते हो, मतलब मैं बोला एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ जो है इस एसेट की वो है 10 साल, मतलब 10 साल इस एसेट की एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है, मैं ऐसा बोला तुमको। तो तुम मेरे को बताओ तुमको 1 साल का खर्चा कितना पड़ा, व्हाट इज द कॉस्ट फॉर 1 ईयर। 10 साल तक ये एसेट चलेगी तो 1 साल की कॉस्ट आपकी कितनी हुई बताओ। 1 लाख का आपने परचेस किया एसेट और 10 साल तक एसेट चलेगी, 10,000 रुपीज कैसे आया बच्चों,
10,000 कैसे है? आपने बोला भैया 1 लाख रुपए खर्चा किए और ये खर्चा 10 साल में रिकवर होगा, तो 1 साल का हो गया 10,000 रुपए। ऐसे ही बोला आपने, ऐसे ही कहा आपने। हाँ भैया हमने ऐसे ही कहा। देखो सीरी भी कुछ कहना चाहती है हमसे। ठीक है ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं इसी में एक मसाला ऐड कर देता हूं। क्या मसाला ऐड करोगे भैया? मैं बोला जब 10 साल खत्म हो जाएंगे, when the 10 years got ended, तो ये मशीन तो 10 साल के बाद बंद हो जाएगी, लेकिन इस मशीन को आप अगर स्क्रैप, स्क्रैप मतलब होता है कबाड़, अगर आप इस मशीन के स्क्रैप को सेल करोगे तो आपको 10,000 रुपीज मिलेगा। मैं बोला कि अगर आप इस मशीन के कबाड़ को बेच दोगे, 10 साल के बाद ये मशीन बंद हो जाएगी काम करना, तो आपको 10,000 रुपए मिलेगा। तो क्या अब मैं बोल सकता हूं कि मेरा 1 लाख का खर्चा हुआ लेकिन उसमें से मेरे को 10,000 रुपए वापस मिल जाएगा? मैं श्योर हूं, मैं ये बात बोल सकता हूं कि मेरा जो 1 लाख का खर्चा हुआ उसमें से मेरे को 10,000 रुपए तो वापस मिलने का है। मेरे को पता है ये बात कि मेरे को 10,000 रुपए वापस मिलने का है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ मेरा मोटा मोटा 90,000 ही खर्चा हुआ है? अकाउंटेंट हो, एक एक रुपए का हिसाब रखोगे, 90,000 का खर्चा हुआ है। ठीक है, अब मैं बोलूं कि ये 90,000 का आपका खर्चा हुआ है और ये 10 साल तक चलेगी मशीन, ये मशीन 10 साल तक चलेगी, तो आपका 1 साल का कॉस्ट अब 9,000 हो गया क्या? क्या अब आपका कॉस्ट जो 1 साल का था वो 9,000 हो गया? और ये सही भी है क्या? ये मैंने बहुत प्रैक्टिकली बात की है कि हाँ जब मेरे को 10,000 रुपया वापस मिल जाएगा तो मैं फिर क्यों उसको कॉस्ट मानूं, है ना? 10,000 तो वापस मिल जाएगा ना, रिकवरी ऑफ कॉस्ट, तो मैं फिर उसको क्यों कॉस्ट मानूं, फिर वापस मान लेते हैं। हाँ ठीक है, तो बताओ क्या आपको ये दोनों केस समझ में आया कि हमने क्या किया? और वैसे भी 1 साल की जो मशीन की कॉस्ट हम निकालते हैं उसी को हम डेप्रीसिएशन बोलते हैं, राइट? ये बेसिकली कॉस्ट नहीं है, यही डेप्रीसिएशन है। 1 साल में जो आपकी मशीन का वो आ रहा है, अमाउंट आ रहा है, वो आपका डेप्रीसिएशन होता है, उस साल का खर्चा। ठीक है, तो बेटा इसी लॉजिक को यूज करते हुए, ये सेम लॉजिक को यूज करते हुए हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला बनता है। क्या फॉर्मूला बनता है? डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू डेप्रीसिएशन पर एनम, मतलब 1 साल का डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ये आपका फॉर्मूला बनता है। कॉस्ट जो भी आपकी मशीन की कॉस्ट है माइनस स्क्रैप जो उसके कबाड़ का भाव आएगा डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूज। क्या मैंने दिमाग से भी यहां पर वही किया था? ये देखो कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, यही किया था। क्या आपका कॉमन सेंस भी यही आंसर देता है जो फॉर्मूला देता है? हाँ ठीक है, तो ये आपका स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर डेप्रीसिएशन निकालने का फॉर्मूला है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ये देखो यहां देख लो, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ठीक है, वैसे ये तुम्हारा WDV का फॉर्मूला है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का, 1 माइनस एन रूट ओवर रेसिडुअल वैल्यू, मतलब वही स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट। ठीक है, तो देखो यहां पर, जैसे यहां पर देखो बच्चों, इफ अ प्लांट कॉस्ट 16,000 रुपए विद एन एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू रेसिडुअल वैल्यू स्क्रैप वैल्यू, सब एक ही चीज है, सब एक ही चीज के दो तीन नाम है, सैल्वेज वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू। 2,000 है एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर मतलब 3 साल ये मशीन चलेगी, थर्ड ईयर के एंड में स्क्रैप हो जाएगी, 3 साल तक चलेगी। यूजफुल लाइफ कंप्यूट करो, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन अंडर WDV, तो कैसे निकालोगे? ये देखो यहां फॉर्मूला देखो, 1 माइनस एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, रूट ओवर रेसिडुअल वैल्यू कितना है 2,000 अपॉन एस्टिमेट अपॉन कॉस्ट। अब मुझे एक बात बताओ, किसी भी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? किसी भी चीज को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये फॉर्मूला लगा के 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्लियर है? क्या आपको स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV का फॉर्मूला क्लियर है कि स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर डेप्रीसिएशन कैसे निकालते हैं?
कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। WDV के अंदर 1 माइनस एन रूट ओवर रेसिडुअल वैल्यू स्क्रैप वैल्यू अपॉन कॉस्ट। ये फॉर्मूले का डेरिवेशन अलग लॉजिक से बना है, बिकॉज ये वाला जो फॉर्मूला जो बनता है, ये फॉर्मूले का लॉजिक मैथमेटिकली बना है, तो इसलिए इसको बताने की जरूरत नहीं है, और ना ही मैं बताना प्रीफर करूंगा, ना ही इसका कोई एडवांटेज है, मैथमेटिकली बना है ये, इसीलिए। ठीक है, वैसे मैं एक बात बता दूं, क्वेश्चन में तुम लोगों को ये निकालने नहीं बोलेगा, बट फिर भी कभी कभी अगर ये क्वेश्चन आ गया तो हम लोग मेंटली प्रिपेयर रहेंगे कि नहीं भाई ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, चलो अभी इन दो चीजों के ऊपर बात करते हैं बच्चों। बताओ, एज अ फॉर्म डेप्रीसिएशन मिली क्या है? प्रॉफिट है, लॉस है, एक्सपेंस है, इनकम है। व्हाट इज डेप्रीसिएशन फॉर अस? इट इज एन एक्सपेंस। वेरी गुड, ये मेरा खर्चा है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस कहां जाता है? एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट करते हैं क्या? एक्सपेंस को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जर्नल एंट्रीज, two cases are going to be there. Provision for depreciation account is not maintained, and provision for depreciation account is मेंटेन्ड। दो केसेस में हमको जर्नल एंट्री देखनी होगी, तो पहले हम इस केस के ऊपर डील करेंगे। पहले हमारा जो डिस्कशन होगा वो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन के ऊपर होगा। देखो जी, क्या ये मेरा लॉस है? हाँ भैया, लॉस मतलब डेबिट होगा, यस। तो एंट्री क्या होती है देखना, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि मेरा लॉस है। अब बताओ, डेप्रीसिएशन के वजह से एसेट की वैल्यू कम हुई, डेप्रीसिएशन के वजह से एसेट की वैल्यू कम हुई, राइट? हाँ, तो बताओ, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, और कम होता है तो, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट। तो यहां पर एसेट की वैल्यू कम हो रही, तो एसेट को क्रेडिट करेंगे टू एसेट अकाउंट बीइंग डेप्रीसिएशन चार्ज्ड ऑन एसेट। ठीक है, बीइंग डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन एसेट। नेक्स्ट, अब बताओ, ये डेप्रीसिएशन फाइनल अकाउंट्स में कहां जाता है? डेप्रीसिएशन जाएगा कूद के पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आते हैं। पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड आते हैं सारे खर्चे, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये डेप्रीसिएशन को मैं उठा के डाल दूंगा पीएनएल अकाउंट में। जैसे मैं तुम लोगों को बताया था, सारे नॉमिनल नेचर के अकाउंट, नॉमिनल मतलब एक्सपेंस, लॉस, इनकम एंड गेन्स अकाउंट इसी साल क्लोज हो जाते हैं, कहीं तो भी ट्रांसफर होके पीएनएल के डेबिट साइड जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट बीइंग डेप्रीसिएशन अकाउंट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है एंट्री सबको? क्लियर है सबको एंट्री? यस, हाँ भैया। तो अब देखो, कॉस्ट 1 लाख, डेप्रीसिएशन का रेट 10%। एक अप्रैल 2022 से हमको 3 साल के लिए अकाउंट बनाना है, अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो लेट्स से, चलो पहले फॉर्मेट बना लेते हैं अकाउंट का।
देखो मैं बता रहा हूँ तुम लोग का अकाउंट कैसे बनाना है हमको। चलो देखो, सबसे पहले एसेट परचेज होती है, क्या एंट्री होती है एसेट परचेज की? एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, एसेट अकाउंट डेबिट। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक या क्रेडिटर, अगर क्रेडिट में परचेज किए तो। कितने का एसेट परचेज हो गया? 1 लाख का, राइट? बोलो, लेजर पढ़ के आए हम लोग। हाँ, अब डेप्रीसिएशन लगेगा, डेप्रीसिएशन से एसेट की वैल्यू कम होगी। जर्नल एंट्री बोलो, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। तो बाय डेप्रीसिएशन कितना हो जाएगा? 10%, यानी कि अच्छा 10% SLM है ना, स्ट्रेट लाइन मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। तो हर साल कॉस्ट पे निकलेगा, 10% होता है 10,000। फिर बैलेंस बच जाएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना बच गया? 90,000। पहला साल क्लोज हो गया। पहला साल क्लोज हो गया। डेट कॉलम भी होता है, डेट कॉलम में बनाया नहीं यहाँ पर, एसेट के यहाँ पर डेट कॉलम भी होता है। देखो डेट कॉलम आ गया, तो ये कार्यक्रम हो गया 1 अप्रैल को 2022, ठीक है। कभी भी डेप्रीशिएशन कब लगता है? साल के आखिरी दिन। पूरे साल मशीन यूज करोगे तब ना आखिरी दिन डेप्रीशिएशन चार्ज करोगे? बोलो, पूरे साल मशीन को या एसेट को यूज करोगे तब ना साल के आखिरी दिन डेप्रीशिएशन लगाओगे। हाँ, बच्चे बोल रहे हैं यार टू बैंक क्यों आया? बेटा मैंने बैंक पे परचेज किया है, मैंने चेक से पेमेंट की, कैश में करूंगा तो कैश आएगा, उधार में लूंगा तो वेंडर का नाम आएगा, उधार में लूंगा तो वेंडर का नाम आएगा जिससे परचेज किया, ठीक है। तो देखो 1 साल बाद डेप्रीशिएशन लग गई। अब डेप्रीशिएशन अकाउंट में आओ, डेप्रीशिएशन अकाउंट में 2023 31 मार्च को एंट्री होगी क्या? टू एसेट अकाउंट। ये देखो ना, यहां से डेप्रीशिएशन में गया तो क्या एंट्री होगी? डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, कितने का? 10,000 का। अब ये डेप्रीशिएशन कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट। तो लिख दो बाय PNL क्रेडिट साइड, 10,000 तुरंत ट्रांसफर हो जाता है उसी दिन, उसी दिन PNL अकाउंट बनता है, उसी दिन ट्रांसफर हो जाता है 31 मार्च को। ये हो गया क्लोज। ये हो गया डेप्रीसिएशन अकाउंट क्लोज। अब नेक्स्ट ईयर टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितने का? 90,000 का। ये कहानी हो गई 2023 1 अप्रैल की। फिर 2024 31 मार्च को बाय डेप्रीसिएशन, क्योंकि SLM मेथड है तो हर साल डेप्रीसिएशन सेम ही आएगा, हर साल डेप्रीसिएशन सेम ही आएगा। फिर आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना हो जाएगा? 80,000 बैलेंसिंग फिगर। फिर ये वाला साल क्लोज हो जाएगा। फिर यहाँ आ जाओ, 2024 31 मार्च को फिर से डेप्रीसिएशन चार्ज हुआ, तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट। तो ये भी साल क्लोज हो गया।
अब ये ऐसे ही रिपीट होगा, ये ऐसे ही रिपीट होगा फॉर 2025 एंड फॉर 2026। दिस इज गोइंग टू बी रिपीट इन दिस मैनर ओनली। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि लेजर के अंदर हम लोग कैसे पोस्टिंग करते हैं? क्योंकि हम लोग को एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो लेजर पे बेस्ड आएगा, लेजर बनाने बोलेगा एसेट का और डेप्रीसिएशन का। तो ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन हमको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो हमको लेजर क्लियर होना चाहिए। और अगर वही डब्ल्यूडीबी होता तो डेप्रीसिएशन का अमाउंट चेंज हो रहा होता। क्लियर? दिस इज द वेरी बेसिक फॉर्मेट ऑफ लेजर। एसेट परचेज हुआ, डेप्रीसिएशन लगा, बैलेंस, फिर बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेप्रीसिएशन लगा, फिर बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा। ये देखो, जैसे आगे अगर मैं बनाना चाहूँ इसको, फिर यहाँ बैलेंस होगा ब्रॉट डाउन, फिर डेप्रीसिएशन लगेगा, फिर बैलेंस हो जाएगा। फिर बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, फिर डेप्रीसिएशन लगेगा, फिर बैलेंस हो जाएगा। अब बस ये साइकिल चलते जाएगी। हो रहा है? क्लियर हो रहा है? हाँ, मैं 3 साल तक बोला था, मैं बस बता रहा हूँ। क्या आपको क्लियर हो रहा है? कैसे लग रहा है? एकदम बेसिक, सुपर बेसिक बात कर रहा हूँ ये मैं। बोलो। तो इसको बना के रखो एक बार अपनी कॉपी पे। पहले जर्नल एंट्री लिख लो, जर्नल एंट्री लिख लो, फिर इसको बना लो। देखो, कुछ बातों को तुम लोग को बहुत गहराई से समझना होगा। जैसे कि भैया, जैसे कि ये कि जो हमने जर्नल एंट्री पास की है डेप्रीसिएशन की, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, हमने यहाँ पर एक्सपेंस को डेबिट किया है और एसेट को कम कर दिया है, क्योंकि इस एक्सपेंस के कारण एसेट कम हो जा रही है। साथ में हमने उस एक्सपेंस को फिर पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर भी कर दिया है। राइट? यही किया है। अब देखो, जब हम अकाउंट बना रहे होंगे ना, हमको इस बात पे क्रिस्टल क्लियर होना पड़ेगा, तभी अकाउंटिंग फास्ट हो पाएगी। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमको डेप्रीसिएशन की अकाउंटिंग करनी है। चैप्टर का नाम ही होता है अकाउंटिंग फॉर डेप्रीसिएशन। तो वी आर डूइंग द अकाउंटिंग फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रीसिएशन इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो जैसे मान लो फिर से हम लोग एसेट का अकाउंट बनाते हैं। अब क्वेश्चन किसी भी चीज का हो सकता है, क्वेश्चन में भी स्ट्रेट लाइन मेथड का हो या फिर डब्ल्यूडीबी मेथड का। मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड हर साल सेम डेप्रीसिएशन लगेगा, या डब्ल्यूडीबी मेथड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड हर साल जो बैलेंस आएगा उस पर डेप्रीसिएशन लगेगा। क्वेश्चन किसी भी चीज का हो सकता है। जैसे मान लो मैं कोई भी एक एसेट का अकाउंट बना रहा हूँ, तो अब मेरे को ये चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए कि एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है ऑफ कोर्स, और कम होता है तो क्रेडिट होता है। जैसे मान लो मैंने 1 अप्रैल को एसेट परचेस कर लिया टू बैंक, इट इज वर्थ ₹1 लाख। तो अब 31 मार्च को, साल के आखिरी दिन, मैंने जब पूरे साल इस एसेट को यूज कर लिया है, तो इस पे कटेगा डेप्रीसिएशन। तो मैं यहां पर लिखूंगा बाय डेप्रीसिएशन, एंड हाउ मच इट इज गोइंग टू बी। ये होगा फ्लैट में, मान के चलता हूँ, चलो डेप्रीशिएशन रेट 10% हम लोग लेके चलते हैं, 10% डेप्रीशिएशन हम काटते हैं, तो 10% यानी कि ये हो जाएगा 10,000। अब यहाँ पर बैलेंस बच जाएगा, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन 90,000 का बैलेंस बच गया। ठीक है, अब ये वाला साल तो क्लोज हो गया। फिर अब 1 अप्रैल को फिर से टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा 90,000। ठीक है, 90,000 का बैलेंस ब्रॉट डाउन आया। अब इस पे भी फिर इस साल के एंड में 31 मार्च को डेप्रीशिएशन कटेगा। फर्क बस इतना है बच्चों कि अभी मैंने एसएलएम के ऊपर बात की, अब मैं बात करना चाहता हूँ डब्ल्यूडीबी के ऊपर, कि अगर सेम चीज मैं कर रहा हूँ, अकाउंटिंग कर रहा हूँ मैं, पर डब्ल्यूडीबी मेथड से कर रहा हूँ, तो मेरा जो ओपनिंग बैलेंस होता है हर बार डेप्रीशिएशन उस पर लगता है। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट याद करो, जो मेरे इस साल का ओपनिंग बैलेंस था, मेरे को उस पर इंटरेस्ट मिलता है। वैसे यहां पर इस साल की जो मशीन है उस पर डेप्रीशिएशन कटेगा, यानी 90,000 का 10%, 9,000। फिर ये हो जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना हो जाएगा 81,000।
फिर 31 मार्च को देखो, फिर कटेगा इसका डिप्रिसिएशन, पर किस पे कटेगा? ओपनिंग बैलेंस पे। तो ओपनिंग बैलेंस था 81,000, तो 81,000 पे 10% का डिडक्ट होगा, तो हो जाएगा 8,100। फिर बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो इफ यू कैन एबल टू सी द सीक्वेंस ऑफ एक्शंस both the cases, what different you are feeling, क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है, मैं ये जानना चाहता हूँ। दोनों भी केस में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? बताओ। ओके, सो द डिफरेंस इज वेरी सिंपल गाइस, ये देखो डेप्रीसिएशन इस पे सेम था हर साल, डेप्रीसिएशन इस पे सेम था, देखो डेप्रीसिएशन 10,000 10,000 10,000 10,000, डेप्रीसिएशन इज गोइंग टू बी सेम इन केस ऑफ एसएलएम मेथड। हर साल जो कॉस्ट थी उसी पे 10% लग रहा था डेप्रीसिएशन। पर डब्ल्यूडीबी में ऐसा हुआ क्या? नहीं, डब्ल्यूडीबी बोला कि मैं बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूं, मेरा जो स्टार्टिंग में था, जो मशीन का मेरा बैलेंस स्टार्टिंग में था, उस पे डेप्रीशिएशन कटेगा हर साल। स्टार्टिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस पे डेप्रीशिएशन कटेगा। क्योंकि अब मेरे को एक बात बताओ, स्ट्रेट लाइन मेथड को एडॉप्ट नहीं किया जाता है, उसका मैं तुम लोग को रीजन भी बता देता हूँ, क्रिटिसिज्म का पॉइंट क्या है। मेरे को एक बात बताओ, 1 लाख रुपए की मशीन थी मेरी, इस पे 10% का डेप्रीशिएशन हर साल कट रहा था, 10,000। तो मेरे को एक बात बताओ, कितने साल तक इस पे डेप्रीशिएशन मैक्स टू मैक्स कट सकता है इस मशीन पे? 10,000 इंटू 10 करके देखो, 1 लाख आएगा? नहीं आएगा, 1 लाख आ जाएगा। हाँ, अब मेरे को एक बात बताओ, 1 लाख की बुक में मशीन दिख रही है, टू बैंक करके मैंने 1 लाख डेबिट किया था, तो 1 लाख की मशीन दिख रही है, जब 1 लाख का डेप्रीशिएशन कट जाएगा इस मशीन पे, तो इस मशीन की वैल्यू तो ऑन पेपर जीरो हो जाएगी। ऑन पेपर क्या हो जाएगी? जीरो। बट मेरे को एक बात बताओ, जब तक उस मशीन में आग ना लग जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, फ्लड ना आ जाए, बाढ़ ना आ जाए, मशीन डूब ना जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, तब तक मशीन की वैल्यू जीरो कैसे हो सकती है? जीरो तो तभी हो सकती है जब वो मेरे हाथ से निकल जाए, राइट? तो कुछ आग लग जाए, कुछ भी नेचुरल कैलेमिटी हो जाए, तभी जीरो हो सकती है। पर अगर वो मेरे हाथ में है, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि किसी चीज की वैल्यू जीरो हो जाए? कुछ ना कुछ तो स्क्रैप निकलेगा। लोहे की मशीन है, लोहा तो बेच सकता हूँ कबाड़ के भाव में 10 रुपए 20 रुपए किलो, कुछ ना कुछ स्क्रैप निकलता ही निकलता है, ऑब्वियसली निकलता है। ठीक है, तो इसीलिए स्लेट एंड मेथड को क्रिटिसाइज किया जाता है। दूसरी बात ये, मैंने एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10 साल निकाली थी, क्या जरूरी मशीन 10 ही साल चले? हो सकता है उससे कम चले, पर हो सकता है उससे ज्यादा भी चल जाए, 11-12 साल चल जाए, चल सकता है। मतलब एस्टिमेटेड यूजफुल, जैसे अब हम लोग एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली गाड़ी खरीदती है, तो उसको चलाती है आराम से 15-20 साल, उसके बाद भी फिर सेकंड हैंड बेच देती है। वही अगर किसी रईस के घर में कोई ऐसे अच्छा रिच पीपल गाड़ी खरीदते हैं, तो 1 साल 2 साल मैक्स टू मैक्स चलाते हैं, 2 साल। ठीक है, तो मेरे को एक बात बताओ, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कैन वेरी फॉर द सेम प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट की एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ अलग अलग हो सकती है। जैसे मान लो 10 साल मैंने एक्सटेंसिव यूज करता था पहले, पर आज इस बार नहीं किया, तो इस बार मशीन 12 साल चल गई या 11 साल, 1 साल भी अगर एक्स्ट्रा चल गई, तो मुझे एक बात बताओ, बुक में वैल्यू तो जीरो हो चुकी है, तो डेप्रीशिएशन क्या नेगेटिव चार्ज करोगे? मतलब डेप्रीशिएशन चार्ज अगर करोगे, क्योंकि करना तो पड़ेगा, अकाउंटिंग कर रहे हैं तो डेप्रीशिएशन तो चार्ज करना पड़ेगा, तो अगर करोगे तो क्या एसेट की वैल्यू नेगेटिव में नहीं चली जाएगी? 1 लाख तो वैसे ही जीरो हो चुका है, तो एसेट की वैल्यू नेगेटिव नहीं चली जाएगी? यस। तो ये पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म है स्ट्रेट लाइन मेथड का, कि स्ट्रेट लाइन मेथड अगर हम लगा रहे हैं, और अगर हमसे ये थोड़ी बहुत ऊपर नीचे गलतियां हुई, या कोई हमारी एस्टिमेशन गलत निकली, तो सिचुएशन स्ट्रेट लाइन मेथड जो है वो पिट जाता है। पर एट द सेम टाइम डब्ल्यूडीबी मेथड को अगर आप देखोगे, तो डब्ल्यूडीबी मेथड कभी भी अमाउंट, कभी भी एसेट की वैल्यू को जीरो नहीं होने देगा, नहीं होने देगा। एटलीस्ट उसके एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ तक तो कभी जीरो नहीं होने देगा, क्योंकि हर बार आप उसके बैलेंसिंग, जो बैलेंस अमाउंट आता है, उस पर डेप्रीशिएशन निकाल रहे हो। तो फिर वो धीरे धीरे अगर आप देख रहे हो, एक चीज अगर आप नोटिस कर रहे हो, डेप्रीशिएशन का अमाउंट धीरे धीरे कम होते जा रहा है ईयर बाय ईयर। दिख रहा है आपको ये? ईयर बाय ईयर डेप्रीशिएशन का अमाउंट कम होते जा रहा है, तो कम डेप्रीशिएशन चार्ज हो रहा है हर साल। तो इसीलिए डब्ल्यूडीबी मेथड जो है इस मामले में पिटता नहीं है, इसलिए इनकम टैक्स एक्ट भी रिकॉग्नाइज करती है डब्ल्यूडीबी को एज अ मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन। ठीक है,
तो मेरे को एक बात बताओ, एसेट का अकाउंट एकदम बेसिक, और डेप्रिसिएशन अकाउंट तो ऐसे ही बनेगा, टू एसेट बाय पीएनएल, टू एसेट बाय पीएनएल, टू एसेट बाय पीएनएल, यही कहानी चलेगी। क्या आपको क्लियर है कि अगर मैं आपको बोलूं डायरेक्टली कि हम लोग सीधा फोकस करेंगे कि क्वेश्चन एसएलएम बोला है कि डब्ल्यूडीवी, और जो क्वेश्चन मेरे को जस्ट एडजस्टमेंट देके रखा है उस पर फोकस करेंगे, ना कि अकाउंट कैसे बनाते हैं, क्योंकि अकाउंट वेरी सिंपल है। खरीदो, डेप्रिसिएशन लगाओ, बैलेंस, फिर बैलेंस, फिर डेप्रिसिएशन लगाओ, फिर बैलेंस, फिर डेप्रिसिएशन लगाओ, फिर बैलेंस, यही कहानी कंटिन्यू पे रहने वाली है। तो ये बेसिक अकाउंटिंग है, अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है वो मेंटेन्ड नहीं है तो। इसके ऊपर अगर मैं देखूं कुछ एक आध क्वेश्चन होगा अपने पास। ये देखो ये है क्वेश्चन, ये राजी क्वेश्चन। पर इस क्वेश्चन के अंदर में नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, परचेज या सेल है। मेरे को एक बात में तो जरूरी है कि एक बार मशीन परचेज कर लिए या एक बार कोई एसेट परचेज कर लिए तो आप और नहीं करेंगे परचेज, करेंगे ना, बीच बीच में परचेज सेल की कहानी चलते रहेगी। बोलो। यस, चलते रहेगी, एक मिनट रुक जाओ। हम्म, चलो, ये क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, देखो। 1 अप्रैल 2020 को हमने मशीन परचेस कर ली है 5 लाख रुपए की। डब्ल्यूडीबी से मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करना पसंद करता हूँ 10% पर एनम। फिर 30 सितंबर 2021 को एक और मशीन परचेस कर ली हमने 3 लाख रुपए की। बोल रहा है 31 दिसंबर 2022 को जो मशीन मैंने परचेस की थी 1 अप्रैल 2020 को, वो सोल्ड हो गई 4 लाख रुपए में। बोल रहा है डेप्रिसिएशन अकाउंट बना दो। कब तक? 31 मार्च 2023 तक, 31 मार्च 2023 तक। तब तक हमको ये मशीन अकाउंट बना के दिखाना है, सॉरी, मशीनरी अकाउंट बनाना है फॉर शोइंग द डेप्रिसिएशन वर्किंग। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। चलो जी, ये हम लोग बना रहे हैं मशीनरी अकाउंट। सबसे पहले मशीन परचेज हुई क्या बच्चों? 1 अप्रैल 2020 को, यस। तो 2020 1 अप्रैल को लिख दो टू बैंक। अब तुम लोग बोलोगे भैया जनरली आप बैंक ही क्यों लिखते हो? क्योंकि बेटा इतने बड़े बड़े ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू ही होते हैं। 5 लाख बाय डेप्रीसिएशन। इस साल में और कुछ भी नहीं हुआ? नहीं।
तो 2021 31 मार्च 5 लाख का 10% यानी कि 50,000 का डेप्रीशिएशन हो जाएगा पूरे साल के लिए। ये हो जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 4,50,000। ठीक है, ये पहले साल की कहानी हो गई। ये याद रखना 30 सितंबर 2021 को अनदर मशीन परचेज हुई है। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1 अप्रैल 2021 को। अब 30 सितंबर को एक और टू बैंक हुआ। टू बैंक मतलब मशीन परचेज हुई। ये देखो 30 सितंबर 2021 को अनदर मशीन परचेज फॉर 3 लाख। तो 3 लाख की एक और मशीन परचेज हो गई। अच्छा, अब 2022 31 मार्च बाय डेप्रीसिएशन। अब फटाफट से बताओ, एक मशीन पे डेप्रीशिएशन लगेगा, दोनों पे लगेगा? एक मशीन पे लगेगा, दोनों पे लगेगा डेप्रीशिएशन? दो मशीन है ना मेरे पास, दोनों पे लगेगा ऑफ कोर्स। तो ये 4,50,000 वाली मशीन तो मेरे पास साल के पहले दिन से थी, पर क्या ये जो 3 लाख वाली मशीन है वो मैंने पूरे साल यूज की है? नहीं, ये तो मैंने 30 सितंबर को लेके आई है। तो उस हिसाब से सितंबर तो खत्म हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो ये तो मैं सिर्फ 6 महीने यूज किया हूँ। तो जो चीज मैं सिर्फ 6 महीने यूज किया हूँ, क्या डेप्रीशिएशन भी सिर्फ 6 महीने का लगा उसपे? बताओ, जो चीज मैंने यूज ही 6 महीने की है। ऑफ कोर्स भैया। तो 4,50,000 का 10% यानी 45,000 प्लस ये मशीन नंबर 1 पे डेप्रीशिएशन, मशीन नंबर 1 मशीन नंबर 2। हाँ, और ये वाला देखो 3 लाख का 10% यानी 30,000, और 30,000 का 6/12 कर दो तो कितना आ जाएगा? 15,000 आ जाएगा। ये मशीन नंबर 2। तो टोटल हो गया 45 50 60,000 का डेप्रीशिएशन हो गया टोटल बाय बैलेंस कैरिड डाउन। चलो बैलेंस कैरिड डाउन कितना आएगा बताओ? 4,50,000 प्लस 3 लाख करो, माइनस करो 60,000, 6,90,000। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 2022 1 अप्रैल। अच्छा, एक काम जरूर करते हुए चलना, इंडिविजुअल बैलेंसेस निकाल लेना मशीन के। जैसे 4,50,000 था मशीन नंबर 1, उस पर डेप्रीशिएशन कटा 45,000 का, तो मशीन नंबर 1 का बैलेंस 4,05,000 चल रहा है अभी, प्लस मशीन नंबर 2 का चल रहा है 3 लाख माइनस 15,000 का डेप्रीशिएशन। तो मशीन नंबर 2 अभी 2,85,000 पे चल रही है। ठीक है, ये इंडिविजुअल बैलेंसेस है मशीन 1 मशीन 2 का। कहाँ काम आएगा आगे बताता हूँ। चलो नेक्स्ट। क्या आपको दिख रहा है 31 दिसंबर 2022 को जो मशीन मैंने 1 अप्रैल 2020 को परचेज की थी, यानी कि ये वाली मशीन, वो सेल हो गई है? हाँ भैया दिख रहा है। तो इसी साल आएगा 2022 हाँ 2022 31 दिसंबर। अब मेरे को एक बात बताओ, बिकने के पहले, मशीन को बेचने के पहले, क्या हमारा अकाउंटिंग वाला खून नहीं बोलता है कि ये मशीन 1 अप्रैल से 31 मार्च तक यूज हुई है? यूज हुई है ये मशीन? हाँ यूज हुई है, तो उतना डेप्रीशिएशन काटता तो बचता है ना बॉस। 1 अप्रैल से 31 बार तक जो 31 दिसंबर तक जो आपने मशीन को यूज किया है, उस पर 9 महीने का डेप्रीशिएशन तो काट लो, 9 महीने यूज किए हो तो बाय डेप्रीशिएशन। अब इस केस में तो लोग बोलोगे भैया डेप्रीशिएशन तो 31 मार्च को करता है। हाँ डेप्रीशिएशन हर साल 31 मार्च को करता है, लेकिन उसके पहले अगर आप मशीन सेल कर रहे हो तो आपको निकालना है कि मशीन सेल पे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। आप इंटरेस्टेड हो? बोलो, आप इंटरेस्टेड हो निकालने के लिए कि मशीन सेल में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस? तो वो कैसे निकलता है? सेलिंग प्राइस को आज कितनी कॉस्ट है उससे कंपेयर करने से। तो आज कितनी कॉस्ट है वो कैसे निकलेगा? जो भी मशीन का बैलेंस था ओपनिंग बैलेंस, उसमें से आज तक का डेप्रीशिएशन माइनस कर दो, अभी तक का डेप्रीशिएशन माइनस कर दो, तो आज कितनी कॉस्ट है वो निकल जाएगा ना। तो यहां पर मैं डेप्रीशिएशन निकाल लेता हूं। मशीन नंबर 1 बिक रही है, तो मशीन नंबर 1 पे
4,05,000 मशीन नंबर 1 का बैलेंस था, फटाफट से बता दो। तो वही यहां भी आया है 4,05,000। ये देखो मशीन नंबर 1 का बैलेंस कितना था, 4,05,000। WDV मेथड है, तो 4,05,000 का 10% निकालो, 40,500 आएगा। अच्छा मैं इनर कॉलम में क्यों लिख रहा हूँ इसको, 40,500 आएगा। तो ये हो गया डेप्रीशिएशन। अब मुझे एक बात बताओ, अच्छा 9 मंथ, सॉरी सॉरी, हाँ 9 मंथ के लिए इसको प्रोपोर्शन करो, 40,500 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12, तो यार है 30,375 बाय बैंक। कितने में बिक गई, 4 लाख में। मेरे को बताओ, परचेस करके लाया तो डेबिट किया टू बैंक, पैसा दिया खरीद के लाया, अभी बिक रही है 4 लाख में तो बाय बैंक। सही है, बोलो सही है, बाय बैंक 4 लाख में बिक गई, बात खत्म। बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अब मेरी एक बात सुनो, मेरी एक बात सुनोगे, हाँ बताओ भैया। 4,05,000 था इस साल के शुरुआत में इस मशीन का बैलेंस, फटाफट से बताओ। 4,05,000 था इस साल की शुरुआत में इस मशीन का बैलेंस, हाँ। अभी तक के कितना डेप्रीशिएशन कट गया, तो माइनस करो 30,375, इतना डेप्रीशिएशन कट गया। तो आज जिस दिन मशीन बिक रही है उस दिन मशीन की कॉस्ट कितनी है बताओ, आज मशीन की कॉस्ट कितनी है। यस 3,74,625, दिस इज द बुक वैल्यू ऑफ मशीन टुडे ओनली। और कितने में बिक गई, और मशीन कितने में बिक गई, बोलो 4 लाख में। तो बताओ एक 3,74,625 का आइटम 4 लाख में बिक रहा है, तो एक अगर इसमें 4 लाख माइनस करूं तो आपको नहीं लगता 25,375 का मेरे को प्रॉफिट हो गया, 25,375 का प्रॉफिट नहीं हो गया मेरे को। हाँ अब देखो, बताओ कोई एसेट में सेल कर रहा हो तो उसकी एंट्री क्या हो सकती है, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा पैसा आएगा टू एसेट अकाउंट। अब मेरे को बताओ, ये जो मैं बेचने का ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, हो सकता है भाई जितने का कॉस्ट है उतने में बिक जाए मशीन या एसेट, पर हो सकता है इस ट्रांजेक्शन में मेरे को प्रॉफिट भी हो जाए लॉस भी हो जाए। तो प्रॉफिट या लॉस क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, राइट। और ये जो एसेट में बेच रहा हूँ इस पे जो मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, क्या वो मेरा गेन है, क्या वो मेरा गेन है, तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो यहां मैं लिखता हूं टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। और फिर ये बाद में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, पीएनएल अकाउंट में, क्रेडिट साइड ऑफ कोर्स, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ओके, आर वी क्लियर विद दिस, what is happening in this journal entry, that we are selling our asset on a profit basis, तो एसेट सेल्ड ऑन XYZ प्रॉफिट, ठीक है। सेम चीज लॉस भी तो हो सकती है, लॉस भी तो हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, अब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो लॉस हुआ है मेरे को, तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट, टू एसेट अकाउंट। और फिर ये पीएनएल में ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड ऑफ कोर्स, डेबिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, सॉरी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। चलो बताओ, आर वी क्लियर विद दिस जर्नल एंट्रीज, बताओ क्या हमको ये जर्नल एंट्री क्लियर है। हुआ क्या यहाँ पर, ये हुआ सेल ऑफ एसेट ऑन प्रॉफिट, ये हुआ सेल ऑफ एसेट ऑन लॉस, लॉस में बिक गया, ये प्रॉफिट में बिक गया। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे, बच्चों अच्छा नोट कर लो, लो
ठीक है, चलो अब ये जर्नल एंट्री तो हमने पास कर दिया, पर मैं तुमको एक इसका एस्पेक्ट बताना चाहूंगा कि हम लोग जब इसकी लेजर पोस्टिंग कर रहे होते हैं डेप्रिसिएशन चैप्टर के अंदर, ये तो लॉजिक की बात हो गई, डेप्रिसिएशन चैप्टर के अंदर जब हम लोग इसकी पोस्टिंग कर रहे होते हैं तो देखो कुछ इस प्रकार से कार्यक्रम करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, देखो मेरे को एसेट, जैसे मेरा एग्जांपल क्या था, मतलब हम लोगों के एग्जांपल के अकॉर्डिंग अपना क्या चल रहा था, प्रॉफिट चला था 25,375 का, और एसेट एसेट कितने की बन रही थी, फिर एसेट की वैल्यू कितने की बन रही थी, 4 लाख कर दो, वो 3,74,625 बन रही थी उस दिन, यही चल रहा था अपने एग्जांपल, बोलो राइट, बोलो। तो अगर इसको अगर अपन देखें ध्यान से देखो, अरे देखो ना, तो इसको अगर मैं देखूं तो मेरे एसेट अकाउंट में पोस्टिंग सिर्फ इतने रुपए की होनी चाहिए, बोलो हाँ कि नहीं। अगर इस एंट्री को मैं देखूं, क्योंकि सही है, एंट्री सही है, पर इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो मेरे को जो एसेट अकाउंट में पोस्टिंग करनी है वो सिर्फ इतने की करनी है, 4 लाख की नहीं करनी है। बट हमने तो 4 लाख की सेल दिखाई है कि मेरा एसेट बिक गया 4 लाख रुपए में, 4 लाख रुपए में बिक गया। तो इसी को करने का एक दूसरा तरीका निकाला जाता है, क्योंकि क्योंकि दिखाना तो पड़ेगा भाई कितने में बिका है, 4 लाख में बिकी ना एसेट आपकी, बोलो 4 लाख में बिकी ना, तो आपको एसेट अकाउंट में उसको दिखाना तो 4 लाख ही पड़ेगा कि 4 लाख में सेल हुई है। पर अब इस एंट्री को वायलेट तो नहीं कर सकते, तो इसको करने का कोई और तरीका, यस, तो इसको करने का जब ऑल्टरनेटिव तरीका निकाला जाता है तो वो कुछ इस प्रकार से होता है कि मेरे को एक बात बताओ, क्या मैंने अपनी एसेट को ज्यादा वैल्यू किया है, मेरी एसेट कुछ 3,74,000 की थी और मैंने उसको 4 लाख वैल्यू किया है, तो 25,375 की ऊपर वैल्यूएशन हुई है ना, मेरे एसेट की जो वैल्यूएशन हुई है वो 25,375 रुपीज से ऊपर वैल्यू हुई है, कुछ यहाँ थी 374 के पास, लेकिन बिकी 4 लाख में। तो ये जो डिफरेंस है ये अपवर्ड वैल्यूएशन हुआ है मेरे एसेट का, मेरा एसेट का वैल्यू बढ़ाया गया है। तो एसेट बताओ, किसी भी सेंस में एसेट बढ़ता है तो क्या होता है, एसेट बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। तो यहां पर किया ये जाता है कि एसेट अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है, एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जितना भी अमाउंट होता है उतने अमाउंट से ऐसा किया जाता है बच्चों, ठीक है, ठीक है। इसके बाद एसेट को सेल किया जाता है। अब मेरे को एक बात बताओ, 3,74,000 कितने की थी एसेट, 3,74,625 की एसेट थी, हमने और बढ़ा दी 25,000 से, 25,000 375 से और बढ़ा दी, तो अब ये डॉट 4 लाख की हो गई है, अब ये डॉट 4 लाख की हो गई है, एग्रीड। हाँ, तो अब यहां पर अब इस एसेट को मैं बेचूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, 4 लाख, 4 लाख, और अब प्रॉफिट दिखाने की जरूरत नहीं। अगर तुम लोग ये दोनों इस एंट्री को देखोगे तो ध्यान से देखो, इसी एंट्री को दो टुकड़ों में तोड़ दिया गया है, बस और कुछ नहीं किया गया है, एक एंट्री को दो हिस्से में तोड़ दिया गया है, राइट। ध्यान से देखो, प्रॉफिट ऑन सेल क्रेडिट हुआ है, बैंक डेबिट हुआ है, ठीक है, बस जो एसेट क्रेडिट हो रहा था वो नेट ऑफ है। मेरे को बताओ, क्रेडिट माइनस डेबिट कितना होगा, क्रेडिट माइनस डेबिट कितना होगा, 3,74,625 क्रेडिट आ जाएगा, 3,74,625 क्रेडिट आ जाएगा ये दोनों का नेट ऑफ करने से। हाँ, तो देखो ना, इस एंट्री में वही तो किए थे, इस एंट्री में हम लोग यही तो लिखे थे, 3,74,625 लिखे थे, यहाँ पर हमने लिखा था 25,375 और यहाँ पर हमने बैंक लिखा था 4 लाख। देखो वही तो हुआ है, बैंक डेबिट 4 लाख हुआ है, प्रॉफिट क्रेडिट हुआ है 25,375 से, और एसेट भी क्रेडिट ही हुआ है, बस ये दोनों का नेट लेना है आपको। तो क्रेडिट साइड बड़ा है और कितने से बड़ा है, 3,74,625। तो ये होता है जब हम लोग लेजर के टाइम पे बात कर रहे होते हैं। तो यहां पर देखो, बैंक मैंने क्रेडिट कर दिया है 4 लाख से, तो मैं यहां पर डेबिट साइड में लिखूंगा टू प्रॉफिट ऑन सेल
एसेट अकाउंट के डेबिट साइड कितने का 25,375। दिस इज द गेम मैन। और अगर लॉस होगा तो इसका उल्टा, लॉस होगा तो फिर क्रेडिट साइड, इसी लॉजिक से। आ रही है हमको बात समझ में? जल्दी जल्दी से बताओ, क्या हमको बात समझ में आ रही है? यस। अब ये हो गया। अब इसके बाद इसी साल के एंड में, यानी कि 2023 31 मार्च को, बाय डेप्रीसिएशन, फटाफट से बताओ डेप्रीशिएशन दोनों मशीन में कटेगा? दोनों मशीन में कटेगा इस साल भी डेप्रीशिएशन? नहीं, क्यों? क्यों क्यों? क्योंकि भैया फर्स्ट मशीन तो बिक गई। अरे भैया मेरे फर्स्ट मशीन तो बिक गई, फर्स्ट मशीन तो अब है ही नहीं मेरे पास, तो डेप्रीशिएशन किस बात का? सही बोले यार। तो सिर्फ 2,85,000 पे कटेगा डेप्रीशिएशन 10%। ठीक है, तो 28,500 हो जाएगा, मशीन नंबर 2 पे है। बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना हो जाएगा? ये देखो 2,85,000 में यहां से देखा था ना वैसे, तो बोलोगे भैया कहाँ से पता चला आपको? अंतर्यामी बेटा। एक्सक्यूज। चलो यही तक क्वेश्चन बोला था बनाने, 31 मार्च 2023 तक हमने बना लिया है। तो ये सेम, ये भी, ये क्वेश्चन को आप नोट करो और सेम क्वेश्चन आप एसएलएम से सॉल्व करो अभी तुरंत। और मेरे को जानना है प्रॉफिट का अमाउंट और लास्ट बैलेंस कैरिड डाउन। सेम क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे स्ट्रेट लाइन मेथड से। और टोटली लिख लिए करना भाई, टोटली लिखने की आदत डाल लो। मेरे से तो छूटता ही है, तुम लोग लिखने की आदत डाल लो। पहले इसको नोट कर लो। अब ये वाला क्वेश्चन एक बार देखो। बोल रहे हैं अ कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर इज द कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर मतलब 1 जनवरी से, 1 जनवरी से कहाँ तक होगा? 31 दिसंबर। यस। परचेज ऑन 1 अप्रैल 2013 एक मशीन कॉस्टिंग 30,000। इट परचेज फर्दर मशीन ऑन 1 अक्टूबर 2013 जो 20,000 की थी। ऑन 1 जुलाई 2014 कॉस्टिंग 10,000। ओके, 3 मशीन। ऑन 1 जनवरी 2015 1/3 ऑफ द मशीनरी इंस्टॉल्ड ऑन 1 अप्रैल 2013 become obsolete and was sold for 3,000। शो करो हाउ मशीन अकाउंट वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ कंपनी। इट्स बीन गिवन दैट द मशीनरी वॉज डेप्रिशिएटेड बाय फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? स्ट्रेट लाइन मेथड का क्वेश्चन है। देखो वेरी इजी भैया, वेरी इजी बोल के तो आप सब करवा देते हो। गलत बात। नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो देखो, सबसे पहले 1 अप्रैल को, कब की बात है ये? 1 अप्रैल 2013 की बात है। 30,000 की मशीन परचेज हुई है टू बैंक। 30,000 की मशीनरी परचेज हो गई। 1 अक्टूबर 2013 को 20,000 की। 1 अक्टूबर 20,000 की। फिर 1 जुलाई 2014 है, तो अगले साल हो गया, तो अगले साल देखेंगे इसको। ठीक है, तो अब मेरे को एक बात बताओ, 2013 31 दिसंबर को डेप्रीशिएशन कटेगा? बिल्कुल कटेगा भैया। और किस पे कटेगा? स्ट्रेट लाइन मेथड पे कटेगा 10%। 10% एसएलएम पे कटेगा। तो पहले ये बताओ 30,000 की जो मशीन है इस पे अगर मैं 10% निकालू तो कितना आता है? 3,000 आएगा? 3,000 आएगा? यस। लेकिन लेकिन क्या मैंने मशीन पूरे साल यूज की है? 3,000 तो पूरे साल का डेप्रीशिएशन हो गया। 10% पर एनम पूरे साल का हो गया। पर मैंने ये मशीन पूरे साल यूज नहीं की है, 1 अप्रैल से यूज करना चालू किया। तो जनवरी फरवरी मार्च छोड़ दो, मैंने 1 अप्रैल से चालू किया और 31 दिसंबर तक यूज किया, मतलब 9 महीने का डेप्रीशिएशन लगाना पड़ेगा। तो 3,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, तो ये हो जाएगा 2250
मशीन नंबर 1 का डेप्रिसिएशन। आ रही बात समझ में? बोलो। फिर मशीन 2 का देखो, 20,000 है, 20,000 का 10% 2,000 होगा, पर 2,000 तो पूरे साल का है। ये मशीन 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर यूज हुई है, बस 3 महीने, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 2000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, तो ये हो जाएगा 500 ओनली। तो टोटल डेप्रीसिएशन जो मेरा आएगा वो आ जाएगा 2750। यहां लिखो बाय बैलेंस कैरिड डाउन। इंडिविजुअली भी लिखेंगे, मशीन 1 का हो जाएगा 30,000 माइनस 2250, प्लस 20,000 माइनस 500, तो टोटल हो जाएगा 47,250। आई बात समझ में? बोलो। यस भैया। अब देखो 2014 में क्या हुआ, पहले तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग, 2014 1 जनवरी, एक्सक्यूज मी, 1 जुलाई को देखो 2014 को 10,000 की मशीन परचेज हो रही है, टू बैंक 10,000, ये हो गई मेरी मशीन नंबर 3। ठीक है। हाँ। और 1 जनवरी 2015 यानी कि अगले साल, तो छोड़ो, फिर ये वाला साल भी अपन क्लोज कर देते हैं, 2014 31 दिसंबर बाय डेप्रीसिएशन। अब समझो इस बात को, स्ट्रेट लाइन मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, मतलब हर साल कॉस्ट पे डेप्रीशिएशन लगेगा, तो मशीन नंबर 1 पे लगाओ 30,000 का 10%। बोलो बैलेंस कितना होगा, बैलेंस होगा 50,000 माइनस 2750, 47,250 होगा ना। चलो देखो देखो, इधर 30,000 है, उसका 10% मशीन नंबर 1 में हो जाएगा 3,000, प्लस ये हो जाएगा 2,000, प्लस मशीन नंबर 3 में 10,000 का 10% यानी कि 1,000, लेकिन 1 जुलाई से यूज हो रही मशीन, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितने महीने का लगेगा, 6 महीने का, इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, तो ये हो जाएगा 500 मशीन नंबर 3 में। 5,500 इज द डेप्रीसिएशन, राइट। लिखो फिर यहां पर बाय बैलेंस कैरिड डाउन। मशीन नंबर 1 का 27,750 ओपनिंग था, 3,000 डेप्रीसिएशन लग गया, तो ये हो गया 24,750 मशीन नंबर 1। मशीन नंबर 2 ओपनिंग बैलेंस 19,500 था, 2,000 का डेप्रीशिएशन कट गया, 18,17, तो ये हो जाएगा 17,500। एंड मशीन नंबर 3 10,000 माइनस 500, 9,500। 51,750, 51,750 क्लियर है इतना सबको? बोलो बेटा, ये क्लोजिंग बैलेंस यहाँ उतर के ओपनिंग में आया, तो ये ओपनिंग हुआ ना, ओपनिंग माइनस डेप्रीसिएशन क्लोजिंग, ओपनिंग माइनस डेप्रीसिएशन क्लोजिंग, ऐसा। अब यहाँ लिखता हूं मैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। दो हजार पंद्रह। अब देखो इसी दिन, सुनो ना, ऑन 1 जनवरी 2015 1/3 ऑफ द मशीनरी इंस्टॉल्ड ऑन 1 अप्रैल 2013, 1 अप्रैल 2013 की मशीन बिकम ऑब्सोल्यूट एंड सोल्ड फॉर 3,000, 3,000 में बिक गई। अब बताओ, अभी अभी तो 31 दिसंबर को डेप्रीशिएशन निकाला था, और आज 1 जनवरी है, तो एक दिन का डेप्रीशिएशन निकालना पड़ता है।
एक दिन का डेप्रीसिएशन निकालना पड़ता है क्या? नहीं, नहीं निकालना पड़ेगा, सीधा लिखो 1 जनवरी को बाय बैंक 3,000 में बिक गई मशीन। तो मुद्दा ये है, ये जो मशीन बिकी है इसका कॉस्ट क्या था? तो बताओ, ये वाली मशीन का पुर्जा बिका है, ये वाली मशीन का 1/3 हिस्सा बिका है, बोलो हाँ। देखो ना, 1 अप्रैल 2013 को जो परचेज हुई थी, इसका 1/3 हिस्सा बिका है। तो मेरे को बताओ, इस मशीन का आज के टाइम पे कॉस्ट कितना चल रहा था? इस मशीन का आज जिस दिन ये बिक रही है, ये देखो, ये बैलेंस कैरिड डाउन का मतलब बैलेंस ब्रॉट डाउन है, और आज जिस दिन ये बिक रही है उस दिन इस मशीन का कॉस्ट कितना चल रहा था? 24,750 चल रहा था। यस, इसका 1/3 निकाल लो, इसका ही तो 1/3 हिस्सा बिका है, तो इसका 1/3 निकाल लो। 24,750 डिवाइडेड बाय 3, तो 8250 कॉस्ट ऑफ दिस मशीन हो गया। 8250 कॉस्ट हो गया आज के दिन इस मशीन का, मशीन नंबर 1 का। आज जिस दिन वो बिक रही है उस दिन उसका जो कॉस्ट है वो 24,750 है, और मैं इसका 1/3 हिस्सा बेच रहा हूँ, बस 1/3 हिस्सा। तो इसका मैंने 1/3 निकाला तो 8250 आ गया। अब बताओ, एक 8250 की मशीन अगर 3,000 में बिक रही है तो क्या हो गया है? लॉस ऑन सेल हो गया है। क्या हो गया? लॉस ऑन सेल हो गया है। हाँ, तो ये आ जाएगा 5250। आर बी क्लियर? 5250 का क्या हो गया? लॉस हो गया। ठीक है, अकाउंट कब तक बनाना है वैसे? नहीं दिया है वैसे क्वेश्चन ने। ये वाला साल क्लोज करना है। यस, चलो तो ये वाला साल अब हम लोग क्लोज कर लेते हैं, 31 दिसंबर बाय डेप्रीसिएशन। तो बताओ, मशीन नंबर वन का कितना पोर्शन बचा है? मशीन नंबर 1 का कितना पोर्शन बचा है? 24,750 था, इसमें से 8250 जा चुका है, तो इसका 16,500 का पोर्शन बचा हुआ है। खैर, 16,500 का पोर्शन बचा हुआ है, बेसिकली 2/3 हिस्सा बचा हुआ है। एसएलएम मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड, तो कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगेगा, तो इसका 2/3 निकाल लो। कितनी कॉस्ट आ रही है बताओ? 20,000 आएगी। इसका 2/3 निकाल लो, तो 20,000 की मशीन अभी भी पड़ी हुई है मेरे पास। 20,000 की मशीन अभी भी पड़ी हुई है मेरे पास, तो 20,000 का 10% 2,000 हो गया मशीन नंबर 1 में डेप्रीसिएशन। प्लस मशीन नंबर 2 तो सेम ही रहेगी, 2,000 कॉस्ट पे लगा लो, और मशीन नंबर 3 1000 कॉस्ट पे लगा लो। टोटल डेप्रीसिएशन हो गया 5,000। अब आखिरी साल है तो इंडिविजुअली मत निकालो, डायरेक्ट निकाल दो। 51,750 माइनस 3,000 माइनस 5250 माइनस 5,000, तो ये आ रहा है 38,500। दिस इज माई क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस ईयर। ये देखो 38,500। ठीक है, 5250 का लॉस। चलो, आया बात समझ में? क्लियर हुआ? क्लियर है कि नहीं, ये बस ये बता दो। और क्यों हम बैलेंसेस लिखते हैं इंडिविजुअली, ये समझ में आ रहा है कि उसका यूज हो जाता है। इंडिविजुअल बैलेंस नहीं लिखोगे तो वर्किंग नोट बनाना पड़ जाएगा, और वर्किंग नोट में काम बढ़ जाएगा अपना। ठीक है, वर्किंग नोट में काम बढ़ जाएगा, तो उससे अच्छा बेचने के टाइम पे अपने को ये यूज में आ जाता है अगर हम लोग इंडिविजुअल बैलेंस लिखते हैं तो एक एडवांटेज है, इसको नोट कर लो बच्चों। फिर आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त कर दें। ठीक है, यस बेटा, 3,000 सेल का अमाउंट है। साहिल बिल्कुल निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल निकाल सकते हो। और अच्छे से लेबल कर लेना, ऊपर में लिख देना मशीनरी अकाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट लिख लेना, और सारे टोटल्स भी लिख लेना। रिया देखो, मेरे को एक बात बताओ, क्या यहाँ मैंने 1/3 मशीन बेच दी है? क्या मैंने इसका 1/3 हिस्सा बेच दिया है? हाँ, तो 2/3 बचा है ना बेटा, इसका मतलब 2/3 बचा है। 1/3 बेच दिए मतलब 2/3 बचा है, या इसको तुम ऐसे भी समझ लो
30,000 का 1/3 यानी 10,000 की मशीन मैंने बेच दी है, तो 20,000 की अभी भी बची है। और एसएलएम बेसिस बोलता है कॉस्ट पे डेप्रीशिएशन लगाओ, तो अब मेरे पास ये मशीन तो सिर्फ 20,000 की बची है ना, तो मशीन नंबर 1 भी 20,000 की है, मशीन नंबर 2 भी 20,000 की है, और मशीन नंबर 3 10,000 की है। तो उस पर मैंने कॉस्ट पे डेप्रीशिएशन लगाया, तो ये मशीन नंबर 1 में आ गया 2,000, मशीन नंबर 2 में 2,000, और मशीन नंबर 3 में 1,000। क्लियर है? ठीक है बच्चों, चलो फिर, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।